नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के सम्मान में गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। जब देश आजाद हुआ था तो लगभग 550 से भी ज्यादा रियासतें थीं, जिन्हें सरदार पटेल ने सबको एक साथ कर लाने का काम किया और उस समय जो ये काम असंभव दिखता था, करके दिखाया। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। 1897 में मैट्रिक की परीक्षा नाडियाड से पास करके वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। यह कहा जाता है कि 36 महीने के कोर्स को 30 महीने में ही पूरा कर वापस भारत आकर अहमदाबाद में ही वकालत करने लगे। इसी समय एक ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई जिससे यह पता चलता है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति कितना समर्पित हुआ करते थे। हुआ ये कि एक मुकदमे के बहस के दौरान उन्हें उनकी पत्नी के मृत्यु का तार मिला, जिसे देखकर वो एक पल के लिए तो चौंके, फिर अपने आप को संभालकर फिर से बहस शुरू की और केस जीत गए। बाद में एक जज ने उनसे तार के बारे में पूछा तो पटेल जी के उत्तर ने उन्हें चौंका दिया। पटेल जी ने कहा, वह मेरी पत्नी के मृत्यु का समाचार था। अगर मैं बहस रोककर चला जाता तो मेरा गरीब क्लाइंट, जिस पर जघन्य अपराध के आरोप लगे हैं, वो जेल चला जाता और उसके बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे होते। अगर मैं जाता तो भी मैं अपनी पत्नी को दोबारा जीवित नहीं कर सकता था, पर जबकि यहाँ रुककर मैंने अपने क्लाइंट को आजाद कर दिया है। ये बात सुनकर जज आश्चर्यचकित हो गया। अब आप इस घटना से समझ सकते हैं कि सरदार पटेल अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सजग थे। ये वो समय था जब पूरे देश में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। सरदार पटेल महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। सरदार पटेल की गांधी जी से मुलाकात संभवतः 1917 में हुई थी, जब लगभग पूरा गुजरात ही अकाल के चपेट में था। पटेल जी इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए एक अस्थायी अस्पताल बनवाया था। खेड़ा में अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स का मूवमेंट चलाया था। बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऐसा कहा जाता है कि यही बारडोली में ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। हुआ ये था कि उस साल बारडोली, जो कि पहले से ही सूखे से ग्रस्त था, में अकाल पड़ गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार गरीब किसानों से कर वसूलने पर अड़ गई। सरदार पटेल जी ने इसका पूरा विरोध किया, पर किसी पर कोई असर नहीं हुआ। चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने भी किसानों को कर देने से मना कर दिया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने किसानों की संपत्ति जब्त करने का प्रयास किया और नीलामी करने की कोशिश की। इस पर सरदार पटेल के अनुरोध पर कोई भी नीलामी में शामिल नहीं हुआ। इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने बम्बई से लोगों को नीलामी में शामिल होने के लिए बुलाया। बम्बई से आए कुछ अमीरों ने इसे औने पौने दामों में खरीद लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन की वजह से कोई भी साधन नहीं मिला जिससे वो उस खरीदी गई संपत्ति को वहां से ले जा सके। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने कोई रास्ता न देखते हुए किसानों का कर माफ कर दिया। इसके साथ ही वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने। गांधी जी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से काफी प्रभावित थे। अब तक कांग्रेस ने देश के पूर्ण स्वराज की मांग शुरू कर दी थी। इस समय तक सरदार पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी और पूरी तरह से देश के आजादी के लिए काम करने लग गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा अन्य लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार सरदार जी पूरे 3 वर्ष तक जेल में रहे। इसके बाद फिर से वे स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। अंततः इतने वर्षों के संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। नेहरू जी का ये फेमस स्पीच आप सबने सुना ही होगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब हमारा देश तो आजाद हो गया, पर हमारे पास संविधान नहीं था। जब तक संविधान बनना था तब तक देश को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोग चाहिए थे देश को चलाने के लिए। इसका अंदाजा कांग्रेस कमेटी को 1946 में ही हो गया था। इसके लिए उन्होंने एक इंटरनल चुनाव रखा था। ऐसा कहा जाता है कि इस चुनाव में सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, जबकि नेहरू जी को कोई भी वोट नहीं मिला। इस पर गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद सरदार पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया और
और इस तरह नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। इसके साथ ही उन्होंने देश के रियासतों को जोड़ने का काम शुरू किया। देश जब आजाद हुआ था उस समय कुल 550 से भी ज्यादा रियासतें थीं। आप समझिए कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की तरह रह रहे हैं। ऐसे में एक दिन आपको आकर ये बोला जाता है आप हमारे साथ मिल जाओ और कल से आप आम आदमी की तरह रहोगे, तो क्या आप राजी होंगे? ये काम बहुत ही कठिन था, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस असंभव काम को भी कर दिखाया था। देश की आजादी के बाद ब्रिटिश सरकार ने आजाद हुई रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे थे। पहला, वो भारत के साथ मिल जाए। दूसरा, वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तीसरा, वो स्वतंत्र रूप से रहें, यानी वो एक अपना अलग देश बना करके रह सके। स्वतंत्र रहना कुछ राज्यों के लिए उचित नहीं था, जैसे कि जो राज्य छोटे थे या भौगोलिक स्थिति की वजह से वो स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने भारत के साथ अपना विलय कर लिया। पर कुछ राज्य जैसे कि जैसलमेर, हैदराबाद, कोचीन, कश्मीर, जूनागढ़, जोधपुर आदि राज्य ने भौगोलिक स्थिति और अपनी क्षमता को देखते हुए स्वतंत्र रहना चुना। सरदार जी ने किसी तरह जैसलमेर, कोचीन, जोधपुर जैसे राज्यों को भारत में शामिल कर लिया, पर अभी भी 3 राज्य स्वतंत्र रहने पर अड़े हुए थे, जिसमें था जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद के नवाब उस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में से आते थे। उनका दीवान लाइक अली एक कट्टर मुसलमान और जिन्ना का शिष्य भी था। इसके साथ ही हैदराबाद के नवाब ने कांग्रेस सरकार के साथ एक संधि भी की थी कि 1 साल तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके बाद ही हैदराबाद के नवाब ने किसी भी भारतीय नेताओं से बात करने के लिए मना कर दिया था। साथ ही कथित तौर पर नवाब ने एक सैनिकों का समूह बनाया जिसे रजाकार कहा जाता था, जिन्होंने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। उन्हें अपना घर छोड़कर पड़ोसी राज्यों के शरण में जाना पड़ा। हैदराबाद से जाने वाली ट्रेनों को लूटना, अन्य राज्यों के मुसलमानों को बुलाकर उनको हिंदुओं के खाली घरों में बसाना जैसी जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। सरदार पटेल हैदराबाद का ये रवैया देखकर चिंता करने लगे और उन्होंने हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का निर्णय लिया और कहते हैं कि 3 से 4 दिनों में ही हैदराबाद के नवाब ने भारत में विलय होने की बात मान ली और रजाकार सेना को अवैध घोषित कर दिया। अब जूनागढ़ की बारी थी। वहाँ 80% हिंदू आबादी थी, पर एक मुस्लिम शासक था जिसने साफ साफ ये कह दिया था कि वो भारत के साथ विलय नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान के साथ जाएगा। जूनागढ़ के लोगों ने इसका विरोध किया। नवाब इस समय यूरोप गए हुए थे और एडमिनिस्ट्रेशन दीवान भुट्टो देख रहा था। आती हुई परेशानी को देखते हुए उसने नवाब से तुरंत लौटने को कहा, जिस पर नवाब कराची चले गए और फिर कभी भारत नहीं आए। इस तरह जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया। सरदार पटेल के पास आने वाले खतरों को समझने का एक अद्भुत क्षमता थी, इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू जी को कश्मीर की समस्या को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने से मना किया था, लेकिन तब तक मामला उनके हाथ से निकल गया था और कश्मीर की समस्या एक नासूर बन के रह गई। सरदार पटेल ने अकेले 560 से भी ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया था, जबकि नेहरू जी को केवल एक राज्य कश्मीर को मिलाना था और वो खुद कश्मीरी होने के कारण बड़े कॉन्फिडेंट भी थे, पर सफल न हो सके। और आज भी पूरा कश्मीर हम पाकिस्तान से नहीं ले पाएंगे। उसका कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है, जिन्हें हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। सरदार पटेल ने अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि सिविल सेवाओं के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। मुंबई में 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया और उनके निधन के लगभग 41 वर्ष बाद 1991 में भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न दिया गया, जिसे उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के सम्मान में बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। एक बार वहां अवश्य जाएं। आप सब देशवासियों को अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।